आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत छंद विषय का अध्ययन करेंगे। छंद शीर्षक है, उसके विषय में हम जानेंगे छंद होता क्या है, इसके प्रकार कितने हैं और छंद की अंतर्गत जो मात्राएं हैं, वर्ड हैं, उनको निर्धारित करने का नियम क्या है, तरीका क्या है, उसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे छंद किसे कहते हैं। छंद, हम इसके विषय में देखते हैं। जैसे हमारी लय, तुक, यति। यति का अर्थ हम विराम भी कहते हैं, या काव्य को पढ़ते समय बीच में कुछ समय के लिए रुका जाता है, उसको हम यति कहते हैं। लय, तुक, यति, विराम। आरोह, अवरोह, या हम इसको कहें स्वरों का उतार चढ़ाव। स्वरों का उतार चढ़ाव। आदि, बंधनों या नियमों से युक्त रचना छंद कहलाती है। लय, छंद को पढ़ने का जो तरीका होता है। तुक, जो उनके अंत में एक जैसी ध्वनि निकलती है। यति, छंद के मध्य में जो थोड़ा रुकते हैं अल्प समय के लिए या उससे थोड़ा अधिक, वह आरोह अवरोह। उसके छंद के अनुरूप स्वर का हमारे उतार और चढ़ाव। किसी छंद में हम किसी कड़ी को थोड़ा तेज बोलते हैं और किसी को धीमी आवाज़ के साथ बोलते हैं, उसको हम आरोह अवरोह कहते हैं। इन नियमों से या इन बंधनों से युक्त जो रचना होती है उसको हम छंद कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। अब छंद के अनुसार हम देखें, अगर हम जाएं कि छंद के भेद या प्रकार, हम छंद के प्रकार कहें या भेद कहें, तो वर्तमान में इसके मुख्य रूप से 3 भेद हैं। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। या हम ये कहें कि छंद के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार कहें। अब उनमें हम देखें कौन कौन से होते हैं। तो इसमें क्रमांक 1, मात्रिक छंद। कौन सा छंद है? मात्रिक छंद। ठीक। दूसरा देखें, वार्णिक छंद। तीसरा है मुक्तक छंद। जिन छंदों में हमारी गणना का आधार मात्राएं होती हैं या मात्राओं को गिन करके जिन छंदों का हम निर्धारण करते हैं, वे छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। और वे छंद जिनमें गणना का आधार वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं, उनको हम वार्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद, ये वो छंद होते हैं जिनमें ना तो मात्राओं का और ना ही वर्णों का, इन दोनों के बंधनों से ये जो मुक्त होते हैं, इसीलिए इनको मुक्तक छंद कहते हैं। और आज की अधिकांश रचनाएं मुक्तक छंद में ही हैं। अब हम इसमें सबसे पहले वार्णिक छंद को मात्रिक छंद को देखते हैं कि मात्रिक छंद क्या होता है, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। तो हम आज देखेंगे कि छंद के अंतर्गत मात्राओं की गणना हम कैसे करते हैं, मात्राओं का निर्धारण कैसे करते हैं।
मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना का आधार। ठीक, या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, मात्रिक छंदों में हम मात्राएं किस प्रकार लगाते हैं, किस छंद में उसके अंतर्गत जो पद होते हैं उसमें कैसी मात्रा लगेगी, उसकी गिनती क्या होगी, उसके विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखें, इसमें मात्राएं दो प्रकार से लगाई जाती हैं। एक मात्राएं मुख्य रूप से दो प्रकार से लगाई जाती हैं। इनमें देखेंगे लघु, या इसको हम दूसरे शब्दों में ह्रस्व भी बोलते हैं। ठीक, इसकी मात्रा होती है वह एक मात्रा होती है और इसका संकेत अंग्रेजी के कैपिटल आई की तरह होता है। दूसरा होता है दीर्घ या गुरु। इस वर्ड की दो मात्राएं होती हैं और इसका संकेत अंग्रेजी के एस के आकार का होता है। ये संकेत निर्धारित करता है कि यहां पर एक मात्रा है और ये संकेत करता है कि दो मात्राएं हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अब हम देखते हैं कि कहां पर कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं, किस स्वर में कितनी मात्राएं लगाई जाती हैं। इसमें देखें, हम आगे समझेंगे। इस मात्राएं निर्धारित करने के कुछ नियम हैं, तो ये नियम, हम इन नियमों को देखें। टूट रहा है बार बार। लघु या ह्रस्व स्वर अ, ए, ओ, रे, ये चार स्वर हैं। ठीक, के लिए एक मात्रा लगाई जाती है। लगाई जाती है। दूसरा बिंदु इसमें देखें, दीर्घ या गुरु स्वर, ये हमारे हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। हमारे अयोगवाह भी हैं, लेकिन उनके विषय में हम इसके अगले बिंदु में जानेंगे। ठीक, के लिए दो मात्राओं को लगाया जाता है। यहां ध्यान देंगे, मात्रा हमेशा होती है वह स्वर की होती है। व्यंजन अपने आप में कैसे होते हैं?
अपूर्ण होते हैं, अधूरे होते हैं। स्वर का साथ मिलने पर वह कैसे हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। तो मात्राएं स्वरों की लगाई जाती हैं। ठीक, लघु या ह्रस्व स्वर ये 4 हैं। इनके लिए एक मात्रा इस संकेत में इसका प्रयोग करते हैं, और दीर्घ या गुरु स्वर होते हैं उनके लिए 2 मात्राएं इस संकेत में लगाई जाती हैं। इसका तीसरा बिंदु देखेंगे, यहां तक आ रहा है। तीसरा बिंदु इसमें देखेंगे, अनुस्वार। अनुस्वार, ये अनुस्वार है, इसे हम अंकी बिंदी बोलते हैं। अनुस्वार से युक्त, अनुस्वार से युक्त वर्ण को दीर्घ माना जाता है। इसलिए इसके लिए, इसके किसके लिए? अनुस्वार से, इसके लिए अनुस्वार से युक्त वर्ण, इसके लिए 2 मात्राओं का प्रयोग करते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक, इसमें अगला पॉइंट देखें हम इसको अब यहां आगे चलते हैं। हमारे 3 बिंदु हो गए, 3.4। ठीक, विसर्ग, विसर्ग से युक्त वर्ण को दीर्घ माना जाता है। ठीक, तो जो विसर्ग से युक्त वर्ण होगा उसको दीर्घ मानते हैं, और उसके लिए 2 मात्राएं निर्धारित की जाती हैं। कितनी मात्रा लगाते हैं? 2। हाँ, अतः यहां आ गया, आ भी गया, तो ये अ 1 मात्रा के लिए और तह 2 मात्राओं के लिए। अतः इसके लिए लिख रहा है, ये एक ही मात्रा है। हाँ, इसके लिए 2 मात्राएं लगाई जाती हैं। 2 मात्राओं का संकेत पता ही है। हाँ, अगला बिंदु इसमें देखें, हम इसके मुख्य बिंदुओं पर आज अध्ययन कर रहे हैं। संयुक्त, संयुक्त समझते हो? संयुक्त वर्ण से पूर्व के वर्ण को, संयुक्त वर्ण से पूर्व के वर्ण को, यदि वह लघु है, लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है।
संयुक्त वर्ड है। संयुक्त का मतलब कोई ऐसा शब्द जिसमें पीछे के दो वर्ड मिले हुए हों, उनमें एक स्वर रहित हो और एक पूर्ण हो स्वर के साथ। उससे पहले का वर्ड यदि लघु है फिर भी उसको कैसा माना जाएगा? दीर्घ। ठीक। इसका अगला बिंदु देखें हम। अर्ध, अर्ध वर्ड या आधे अक्षर के लिए कोई भी मात्रा नहीं लगाई जाती है। ठीक। अर्ध या अर्धवर्ड या आधे अक्षर के लिए कोई भी मात्रा नहीं लगाई जाती है। अब हमने ये नियम जो मात्राएं निर्धारित करने के लिए हैं, इनके एक दो शब्दों के द्वारा जानकारी को आगे बढ़ाएंगे, इनका परीक्षण करेंगे। आगे देखते हैं। ठीक। जैसे हमारा वर्ड था कि अनुस्वार से युक्त। अभी हम सामान्य वर्ड लिख करके देखें। जैसे हमने राम शब्द लिखा, राम, यहां हमारा म है वह लघु है, म इसके साथ अ है तो यह लघु है, और रा यहां दीर्घ है। तो रा के लिए हम दो मात्राएं निर्धारित करेंगे और म के लिए एक। हमारे जो नियम थे, हमने ये भी लिखा कि अनुस्वार से युक्त वर्ड, हमने चंदन लिख दिया, अनुस्वार है, तो अनुस्वार से युक्त जो वर्ड होता है वह कैसा होता है? दीर्घ माना जाता है। तो इसके लिए भी हम दो मात्राएं निर्धारित करेंगे, और द के लिए एक और न के लिए एक। हमने एक ये कहा था कि संयुक्त वर्ड है, संयुक्त वर्ड से पूर्व का वर्ड उसको क्या है? लघु होते हुए भी दीर्घ मानते हैं। अगर हम इसी शब्द को लिख लें, हमने इसको ऐसे लिख लिया, चंदन, ये संयुक्त है, न और द के साथ इनका जोड़ है, संयुक्त हो गया। तो ये हमारा एक है, पीछे समझते हैं, और ये एक है। संयुक्त से पहले का च, ये लघु का है वैसे नियम के हिसाब से, लेकिन इससे पहले का है तो क्या है नियम? लघु होते हुए उसको दीर्घ माना जाता है। तो यहां दो लगाएंगे। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये एक ही स्थिति बन रही है, एक ही बन रही है या बन रही है। कुछ शब्दों में ये नहीं बन पाती है, इसलिए इनको हम अलग अलग नियम के द्वारा समझते हैं। अब हम दूसरा शब्द लिखते हैं। जैसे हमने युक्त लिख लिया, ये संयुक्त है हमारा, क है हमारा अर्ध और त पूर्ण है स्वर के साथ। तो ये संयुक्त है, यहां एक है, संयुक्त से पहले का यू है, लघु स्वर है, छोटा ऊ है, तो इसकी कितनी मात्रा होती वैसे? एक। लेकिन नियम के हिसाब से संयुक्त से पूर्व का है तो लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है, तो दो। ठीक। हमारा एक नियम यह भी था कि विसर्ग से युक्त वर्ड लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखें, जैसे राम, कृष्ण, इधर देखें अब, और हमने ये एक शब्द लिख लिया कृपा। क्या है ये? कृ नहीं, कृपा। यह स्वर है, ये स्वर है जो तुम उच्चारण करते हो ना। जैसे हमने ये शब्द लिखा प्रथा, इसको क्या कहेंगे? और हमने एक शब्द लिख दिया प्रथा। इनका उच्चारण अलग अलग है।
प्र, अ की ध्वनि है प्रि, प्रि था। इनके अर्थ अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पर मात्राएं लगाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, 2 और यहाँ 1, यहाँ 2 1, यहाँ 2 1। अब यहाँ देखो संयुक्त है, वो सॉरी विसर्ग से युक्त है। क्या है यहाँ पे, विसर्ग। तो यहाँ 2 मात्राएं होंगी और ये संयुक्त भी है, तो ये पहले का लघु होते हुए भी क्या माना जाएगा, दीर्घ। 2 मात्राएं, यहाँ विसर्ग है 2 और यहाँ ये है ही दीर्घ, तो यहाँ 2। कहीं कहीं हम काव्य में अध्ययन में ये देखते हैं कि इन नियमों में जो मात्राएं निर्धारित की जाती हैं, कहीं कहीं शिथिलता या अपवाद देखने के लिए मिल जाता है। अपवाद हम उसको कहते हैं जो सामान्य नियम से हटकर के हो, अर्थात वह नियम उस पर लागू ना हो, वह नियम उस पर लागू ना हो। अब हम 1-2 छंद के माध्यम से इनको व्यवहारिक रूप से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखें, यहां तक क्लियर है? हम चौपाई ले लेते हैं आज। क्या ले लेते हैं सबसे पहले? चौपाई। ठीक, चौपाई से ही समझ में आ रहा है। चा का अर्थ वैसे ही दिख रहा है, 4 पाद वाला, 4 पाद वाला। पाद का अर्थ चरण भी होता है। तो यहां देखें, यह एक सम मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है? सममात्रिक छंद। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16। ठीक है, चरणों के अंत या आखिर में जगड़ जानते हो? इसका मैं संकेत भी यहाँ लिख देता हूँ। इसका जगड़ का जो सूत्रगत शब्द है, उससे जो मूल शब्द निकल के आया है वह जभान होता है। क्या होता है? जभान। जभान, जगड़। तथा तगड़, ताराज। इसका क्या होता है? ताराज। इसका संकेत ये होता है का निषेध, निषेध होता है। ठीक, अब इसको हम व्यावहारिक रूप में समझेंगे। यह कैसा है? यह एक सममात्रिक छंद होता है। सम का मतलब है समान, मात्राओं का मतलब
मात्राओं वाला, ये निकल ही जाता है, लग गया। यह एक सममात्रिक छंद होता है, मतलब समान मात्राओं वाला। किसके हिसाब से? चरण के हिसाब से। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक? कितने होते हैं? 4। और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16। चरणों के अंत में या आखिर में जगड़ और तगड़ नहीं आना चाहिए, या इनका प्रयोग नहीं करते हैं। हम इसको अगर परिभाषा को छोटा करें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हम 2 वाक्यों को मिला देंगे। यह 4 चरण का 16 मात्राओं वाला एक सममात्रिक छंद होता है। हमने एक वाक्य में इसको कर दिया, यह 4 चरण का 16 मात्राओं वाला सममात्रिक छंद होता है। यहां तक हम सही एक ही हो गई। हम इसको छोटे रूप में भी कर सकते हैं, इसके चरणों के अंत में जगड़ तगड़ का निषेध होता है या इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम एक उदाहरण देखें कि हमारी परिभाषा उदाहरण के हिसाब से इस पे ठीक है कि नहीं है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे हम इसमें। आ जाएगा, भायप भगत भरत आचरनु। भायप भगत भरत आचरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भायप भगत भरत आचरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। तीसरा चरण इसका थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि मात्राएं भी लगानी है। जो किछु कैव, जो किछु कैव थोर सके सोई राम बंधु अस काय। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काहे न होई। ठीक। भाय भगत भरत आचरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। अब यहां देखते हैं हम, अब इनकी मात्राएं देखते हैं। 2 3 4 लगाते चलते हैं। यहां 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 गिनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ और देखते हैं इसको। 2 3। ठीक। अब यहाँ संयुक्त वर्ण है, इससे पहले यहाँ बा है, लघु होते दीर्घ होना चाहिए, लेकिन एक बार हम इनको काउंट कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि कुछ नियमों में अपवाद भी है। ठीक। तो हम पीछे से देख लेते हैं। 2 2 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह हमारे सभी चरणों में 16 मात्राएं बैठती हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, चौपाई छंद है। हमने इसके अंत में देखा कि जगड़ और तगड़ का निषेध होता है। जगड़ की मात्राएं किस तरह हैं, इस तरह। इसका अंतिम स्वरूप देखिए, पीछे के 3 वर्ण। बाड़िक छंद में इसकी गणना होती है, ऐसे तो नहीं है, हैं कि नहीं, बताओ। नहीं, यहां देखिए, है तो नहीं। तीसरे में देखिए, अंतिम में देखिए। अच्छा, अब इसको देखिए तगड़ को, ये क्रम है अंतिम में कि नहीं, यहां है, यहां है, यहां। तो इस तरह ये हमारा चौपाई छंद है। बात समझ में आई? कितनी समझ में आई? 100%। अच्छा, कहीं किसी को कुछ पूछना है? मैंने बताया ना, इसका ध्यान रखें, अपवाद स्वरूप होता है। अगर हम यहां 2 मात्राएं करते तो क्या हो जाता, 17 मात्राएं हो जाती। तो कहीं कहीं अपवाद है, ठीक है। और चौपाई छंद का अगर हमें अध्ययन करना हो तो ये इसका सबसे जो मुख्य स्रोत है जहां हम इनको पा सकते हैं, वह हमारा रामचरितमानस है। वाल्मीकि जी थे, उनके द्वारा मूल ग्रंथ को लिखा गया था और उसका अवधी भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस से अनुवाद किया गया था। इसमें प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन है। अब इसमें हम एक छंद का और अध्ययन करते हैं। हम दोहा लेते हैं। क्या लेते हैं? ठीक, इसको पहले परिभाषित करते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं। यह 4 चरण का अर्ध, थोड़ा सीधी लिख लें, इसको घुमा के ना लिखें, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। ध्यान दें, यह 4 चरण का अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। कितने चरण का? 4। इसके पहले, इसके पहले तथा तीसरे चरणों में कितनी? 13 चौक छोटा हो गया, इसको साफ लिखा। 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, पहले तीसरे में, हाँ। और आगे देखें, दूसरे तथा चौथे चरणों में कितनी? 11 मात्राएं होती हैं। बोलते नहीं हो, होती हैं। ठीक, अब हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, यह 4 चरण का अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। सुने, अर्ध सम का मतलब है आधा समान। 4 चरण हैं, 2 एक जैसे और शेष 2
एक जैसे। इसके पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं। इसके पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, और यहाँ लिखा है दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इसके सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। हाँ, थोड़ा सा और इसमें, इसके सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। ठीक, इसके सम चरणों के अंत में, सम का मतलब है दूसरे और चौथे। ठीक है, इसका हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, ठीक, उदाहरण इसका देखें। इसके संबंध में हम कबीरदास जी का एक समाज को संदेश देने वाला और बहुत प्रसिद्ध दुआ ले लेते हैं। बड़े हुए, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, मात्राएं लगाने के लिए जगह नहीं रहेगी। अब ठीक है, बड़े हुए तो क्या हुआ, याद है? अरे बहुत अच्छा, शाबाश। जैसे पेड़, खजूर का पेड़ देखा है? हाँ, जैसे पेड़ खजूर। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। क्या कहते हो? पंथी, पंथी को छाया नहीं अते दूर। ठीक, अब हम इसकी मात्राएं देखें। यहां कितनी है? एक है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। हाँ, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, बड़े हुए तो क्या, जैसे पेड़ खजूर। अब इसके दूसरे चरण पे मात्रा लगाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 हो गई। हाँ हाँ, 2 लगेंगे यहाँ, सॉरी, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दूसरे चरण में 11। अगला देखें। अब यहां देखो, संयुक्त है। ठीक, हाँ, अब हम देखते, मैंने अपवाद बताया, यहां से देख लो, ऐसे लगा लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 13। अब यहां देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हम इस उदाहरण को परिभाषा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं ये कितना सही है। 4 चरण हैं, यहां तक 1, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक,
सम अर्ध सम है, तो तीसरा और ये पहला, पहला तीसरा, ये दो चरण आपस में समान है, 13-13 मात्रा वाले हैं। और दूसरा और चौथा ये दोनों आपस में समान है, कितनी 11-11 मात्राओं वाले, ठीक। और इसके सम चरणों के अंत में क्या है, लघु होना चाहिए। सम चरण कौन से हो गए, दूसरा और चौथा, यहाँ लघु है और यहाँ लघु है, ठीक। इस तरह हमारा ये दुआ छंद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये विषय अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो इसको घर पे जाके अध्ययन करेंगे बेहतर तरीके से, और अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो अगले दिन कक्षा में फिर इसके से विषय में मेरे साथ चर्चा करोगे, मैं इसको फिर से सिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ गया, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर।